भारतीय गणराज्य के 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। 3 प्रदेशों पश्चिम बंगाल, असम और केरल में फिर से सत्तारूढ़ दलों ने विजय प्राप्त की। मजे की बात यह है कि तीनों दलों को अपने विजित प्रदेशों में प्रचंड बहुमत मिला। 2 प्रदेशों तमिलनाडु और पौंडीचेरी में सत्तारूढ़ दलों को हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर 5 राज्यों के औसत परिणाम पर नजर डालें तो एनडीए का विस्तार ही हुआ है। पौंडीचेरी में एनडीए 30 में से 16 सीटें जीतकर पहली बार सत्ता में पहुंचने में कामयाब हुआ। भाजपा के पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो वो 2016 के मुकाबले 74 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब रही है, जहां लगभग 35 सालों तक सत्ता में रहने वाले लेफ्ट फ्रंट का खाता नहीं खुला। भाजपा की ये छलांग निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। भाजपा बंगाल में सत्ता में नहीं आ सकी है, लेकिन वो जीती अवश्य है। वहीं टीएमसी जीती भी है और अपने कप्तान के हारने के बावजूद सत्ता में भी पहुंच गई। सबसे ज्यादा इन चुनावों में दुर्गति कांग्रेस की हुई है। बंगाल में तो पहले के मुकाबले कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसका एक भी व्यक्ति विधानसभा नहीं पहुंच सका। असम में सशक्त घोर सांप्रदायिक दल के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी कांग्रेस भाजपा को सत्ता में रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। भाजपा यहां लगातार दोबारा सरकार बनाने जा रही है। केरल में भी कांग्रेस ने सांप्रदायिक दल मुस्लिम लीग से गठबंधन कर चुनाव लड़ा। वहां उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने डेरा डालकर जोरदार प्रचार किया। बावजूद इसके हार का ही सामना करना पड़ा। भाजपा ने अब की बार मेट्रोमैन श्रीधरन को अपना नेता बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। भाजपा के अपने विस्तार करने के मंसूबे पर पानी फिर गया। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके की वैशाखी के साथ चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस को फायदा हुआ। एकमात्र यही राज्य है जहां कांग्रेस को हानि नहीं हुई। बीजेपी भी एआईडीएमके से मिलकर चुनाव लड़ी, जिसमें बीजेपी को फायदा ही हुआ। केरल में जहां लंबे अरसे से हर चुनाव में क्रमानुसार लेफ्ट और यूनाइटेड फ्रंट के पास सत्ता आती रही है, लगातार सत्ता में बने रहना किसी भी फ्रंट के लिए केरल में मुश्किल काम होता है। लेकिन अब की बार इस रिकॉर्ड को पलटते हुए केरल में लगातार दूसरी बार लेफ्ट फ्रंट ने बाजी मार ली। लगातार दूसरी जीत का श्रेय केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को जाता है। विजयन पुराने ढर्रे के वामपंथी नहीं हैं। वे लीग से हटकर वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर ही सत्ता चलाते हैं। प्रतिगामी और पुरातनपंथी वामपंथ पर उन्हें पूरी तरह विश्वास नहीं है। अगर यहाँ लेफ्ट फ्रंट की सत्ता की वापसी नहीं होती तो भारत वामपंथ के शासन से शून्य हो जाता। ऐसा न होने का श्रेय विजयन के दूरदर्शी कुशल नेतृत्व को ही जाता है। विजयन के समयानुकूल व्यक्तित्व के उदाहरण से ही समझा जा सकता है। भाजपा ने केरल में सबरीमाला मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाया। जैसे ही इस मुद्दे को हवा मिलनी शुरू हुई, विजयन सरकार ने इस मुद्दे पर नरम रुख अपनाकर भाजपा के मुद्दे की धार को मौथरा कर दिया। निश्चित तौर पर टीएमसी बंगाल में हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई है, जो कि बड़ी सफलता है। लगातार तीसरी जीत के बाद टीएमसी की नेता ममता बनर्जी को मोदी के सामने विकल्प के रूप में कुछ राजनीति के पंडित देख रहे हैं, क्योंकि इस समय चुनावी अखाड़े में इतना बड़ा कोई क्षत्रप कोई दूसरा नहीं है जो बंगाल जितने बड़े प्रदेश पर लंबे अरसे से राज्य कर रहा हो। सीएम केजरीवाल लगातार तीसरी बार जीतने के बावजूद भी वो दिल्ली जैसे 70 सीटों वाले प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी 292 विधानसभा सीट वाले बड़े प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। ममता के तेवर भी केजरीवाल के मुकाबले तीखे हैं। वो खुलकर मोदी पर हमला करने पर परहेज नहीं करती हैं। वर्तमान में ममता को मोदी के विकल्प के रूप में पेश करने और नया मोर्चा बनाने की हवा बनेगी। तमाम प्रदेशों के बड़े नेता जो सत्ता से बाहर हैं, वे ऐसा मोर्चा बनाने की कवायद अवश्य करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सबसे पहले वाह दीदी कहकर ममता को जीत की बधाई दी थी। अखिलेश ये चाहते हैं कि यूपी में 2022 के होने वाले चुनाव के पहले कोई बड़ा सशक्त मोर्चा बने, जिससे कि भाजपा के खिलाफ एक माहौल बन सके और इस माहौल के बल पर भाजपा को पटखनी दी जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और केजरीवाल ममता को मोदी के विकल्प के रूप में स्वीकार करेंगे? हाँ, लालू जरूर जेल से बाहर आने के बाद भाजपा को हराने के लिए किसी को भी नेता मानने में परहेज नहीं कर सकते हैं। उनके पुराने तेवर यही दर्शाते हैं। बीते लोकसभा के चुनाव के पहले और कर्नाटक में भाजपा के हारने के बाद लगभग सभी बड़े दलों के नेता ममता के कहने पर कोलकाता में इकट्ठे हुए थे और मोदी के विकल्प के रूप में मोर्चा बनाने की कवायद की थी। लेकिन इस कवायद को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। मोदी के खिलाफ मुहिम की हवा थोड़े ही दिनों में निकल गई थी। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि ममता दीदी को मोदी के विकल्प के रूप में नेता बनाकर चुनाव लड़े जाएंगे। इतना जरूर है, ममता की अभूतपूर्व जीत से मोदी के विकल्प के रूप में हवा बनाने वाली बातें जरूर होने लगी हैं, पर इसका क्या हश्र होगा कहना मुश्किल है।